हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, जूल्स लॉ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो इतने टॉपिक आज कवर करेंगे आज के लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है, वो वायर क्यों गर्म हो जा रहा है। किसी वायर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से वायर का गर्म हो जाना, इसको कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट, राइट। तो बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जब किसी वायर में अगर हम लोग किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, और वो जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉसेस एनर्जी, द फ्री इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी विच इज कन्वर्ट इनटू हीट। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर में अगर हमने हीट को फ्लो कराया तो करंट को फ्लो कराया तो वो जो करंट है वो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, और आप अगर अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी लॉस है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में। किसमें? हीट में। तो इसका मतलब कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो मूव अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट किसी भी वायर में आता है। इस बात को जूल्स ने भी कहा। इस बात को जूल्स ने क्या कहा, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स ने जो लॉ दिया बेसिकली वो यही बोला कि किसी वायर में करंट कितना प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि किसी वायर में बेसिकली करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर हीट हो जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि किसी वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ हीट बताया उन्होंने, राइट। तो अमाउंट ऑफ हीट, इट इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in the conductor depends on, इन्होंने बोला कि किसी भी वायर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये कुछ बातों पर डिपेंड करेगी। किस किस बात पर डिपेंड कर रही थी? सबसे पहली चीज बस इन्होंने क्या बोला कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट इज प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये बात बोली पहली बात। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? सेकंड बात बोला कि जो हीट है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना है इस बात पर भी उसकी हीट डिपेंड करेगी। तीसरी बात यहां से क्या बोली? तीसरी बात उन्होंने बोली कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कितने टाइम तक आप हीट को फ्लो करा रहे हो, कितने टाइम तक आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हो, इस बात पर भी आपका हीट प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। अगर हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, तो यहां से रिलेशन निकल के आया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ, एक नया कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज के आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये यहां से हीट का रिलेशन निकल के आया, वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के इज इक्वल टू क्या अपने पास कांस्टेंट, और इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड की जो कि 1 निकल के आई। क्या निकल के आई? 1। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला मिल गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोडक्शन होगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस फॉर्मूले के 3 फॉर्मेट जरा चेक करना। इस फॉर्मूले के जो हीट बन रही है हमारे पास, इस हीट के 3 फॉर्मेट, क्या क्या फॉर्मेट होगा? एक तो होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट जरा चेक करना भाई, दूसरा फॉर्मेट, ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया। सेकंड फॉर्मेट की बात करें, अगर मैं I की जगह पे V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पता है, और यहां से अगर हम लोग I की वैल्यू निकालें, I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन R, और इसको उठा के यहां पुट करें तो क्या बन जाएगा ये? H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है मैंने I की जगह पुट की है इस वाली इक्वेशन में, और इंटू R इंटू टी, तो एक R से R कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हीट का सेकंड फॉर्मेट आ गया, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये हीट का सेकंड फॉर्मेट आया। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली हीट का थर्ड फॉर्मेट कैलकुलेट करते हैं।
ये फॉर्मेट I और R में था, ये फॉर्मेट V और R में है, थर्ड फॉर्मेट जो आएगा वो केवल V और I में आएगा। किसमें आएगा? V और I में। मतलब हमें R को खत्म करना है यहां से। तो बेसिकली अगर मुझे R को रिमूव करना है तो फिर से देखो V इज इक्वल्स टू IR था अपने पास। अगर इसी वाली इक्वेशंस में मैंने R की वैल्यू पुट कर दी तो R कितना आ जाएगा यहां से? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो क्या फॉर्मेट बन जाएगा यहां से? ये फॉर्मेट बनेगा हमारा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू V अपॉन I इंटू टी। देखो ये I से I कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बन गया? H इज इक्वल्स टू VIT। H इज इक्वल्स टू VIT। इतना क्लियर है? H इज इक्वल्स टू VIT। ये हमारे पास हीट के तीन फॉर्मेट आ गए। एक फॉर्मेट H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, दूसरा फॉर्मेट H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RT, तीसरा फॉर्मेट H इज इक्वल्स टू VI इंटू टी। अब बात करते हैं कि आखिर में हीट की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ हीट, यहां लिखता हूं मैं यूनिट ऑफ हीट। बेसिक हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी, राइट? तो एनर्जी की यूनिट पूछे, हीट की यूनिट पूछे, एक ही बात है। तो जो हीट की एसआई यूनिट है, जो हीट की एसआई यूनिट है वो है जूल। कितनी है? जूल। हीट को हम लोग कहते हैं जूल, जो एसआई यूनिट है। लेकिन इसकी एक और यूनिट है, वो होती है अदर यूनिट, वो होती है कैलोरी। मोस्टली एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस देगा आपको तो हीट के रेस्पेक्ट में वो यूनिट जो लिखेगा वो कैलोरी के टर्म्स में देगा। तो आपको कैलोरी का हीट में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो हीट को हम लोग कैलोरी में जो कन्वर्ट करते हैं उसका कन्वर्जन है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। इतना क्लियर है? पहले इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं। इतना हो गया होगा? चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पूरा रिवाइज कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? डिफाइन करते हैं इसको। तो बेसिकली किसी भी एनर्जी को डिफाइन करने के लिए अपने पास टर्म्स क्या होता है कि इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। बच्चों हम लोग जितना काम करते हैं वही हमारी एनर्जी है। इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कितना काम कर सकते हो, काम करने की कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं? एनर्जी, राइट? अब इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कितना काम कर सकता है, वही उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमें सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्क डन। तो देखते हैं, जरा चेक करो। हमें पता है दोस्तों, वी नो दैट बेसिकली एनर्जी और हीट एक ही था। तो जो अभी हमने हीट के फॉर्मूले ड्राइव किए वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले भी है। जो हमने हीट के फॉर्मूले ड्राइव किए, हीट और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। हीट, एनर्जी और वर्क तीनों आपस में इक्वल है। कौन कौन? हीट इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू वर्क। चाहे आप उसको हीट लिखो, चाहे एनर्जी लिखो, चाहे वर्क लिखो, तीनों आपस में एक ही बात है। तीनों के फॉर्मूले भी एक ही हैं। तीनों के फॉर्मूले भी एक ही हैं। लेकिन यहां पे हम लोग एनर्जी के फॉर्मूले अलग से ड्राइव कर लेते हैं। वो फॉर्मूले हीट के इक्वल ही आएंगे। हीट के इक्वल ही आएंगे। तो दोस्तों देखो मैंने क्या लिखा? वी नो दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। याद है ना फॉर्मूला? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्लेलिस्ट में जाओ और पोटेंशियल वाला पूरा कंसेप्ट वहां पड़ा हुआ है, वहां देख लेना आप, है ना? तो V इज इक्वल्स टू कितना आ गया? W बाई Q। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है? एनर्जी के। तो यहां से क्या लिखेंगे? दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, राइट? वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना? तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा है यहां से? वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब देखो फिर से यहां से हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू IR। तो
अब अगर मैं यहां से V की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं तो कितना बन जाएगा ये, दैट इज W इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू क्यू, I इंटू आर इंटू क्यू, और वी नो दैट इज क्यू, दैट इज, देखो समझो, करंट इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज बाई टाइम। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू टी, राइट। तो यहां से हम लोग चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, गॉट इट। तो कितना बन जाएगा, W इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू I इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी विच इज इक्वल टू हीट। एक ही तो बात है, हमने लिखा था ना हीट के फॉर्मूले कितने थे, आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से भी इसके 3 फॉर्मेट बन जाएंगे, यहां से भी इसके 3 फॉर्मेट बनेंगे। एक फॉर्मेट तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट कौन सा आएगा, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, सिमिलरली टू हीट। थर्ड फॉर्मेट क्या आएगा इसका, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी विच इज सिमिलरिटी टू हीट। तो हीट बोलो, एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन बोलो, तीनों की व्याख्या एक ही है और तीनों के फॉर्मेट भी एक ही है। तो हीट, एनर्जी और वर्क डन तीनों के एक ही फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, पहला फॉर्मेट इसका क्या बनेगा, चाहे उसको हीट लिखो, चाहे उसको वर्क लिखो या फिर उसको एनर्जी लिखो, हीट लिखो, वर्क लिखो या फिर उसको एनर्जी लिखो, हीट लिखो, वर्क लिखो या फिर एनर्जी लिखो, तीनों के फॉर्मेट एक ही फॉर्मूले बनते हैं। क्या बनेंगे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी या फिर V इंटू आई इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया एनर्जी का, हीट का और वर्क डन का, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी आई इंटू टी, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की। क्या बात करें इसके यूनिट की, तो देखो एनर्जी का यूनिट, हीट का यूनिट या वर्क डन का यूनिट सिमिलरली होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट की सबसे फर्स्ट। तो देखो यहां से हमने अभी फॉर्मूला डिफाइन किया, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अगर हम यहां से इसकी यूनिट की बात करें तो देखो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट इंटू इसका करंट का एम्पियर इंटू टाइम का सेकेंड। पोटेंशियल का वोल्ट, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, गॉट इट। अब जरा चेक करना, अब यहां से अगर हम डिफाइन करें तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, इतना क्लियर है। अब यहां से वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, इसको बोलते हैं अपन वॉट, और इंटू आ गया सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल, वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल। तो मेन यूनिट क्या आ गया इसका, जूल। तो इसके टर्म्स में भी आपको याद रखना है, इनके टर्म्स में भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टर्म्स में वो पूछ सकता है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, और यहां क्या आ गया, वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं, जूल। इतनी बात क्लियर है, क्या बोलते हैं, जूल। अब बच्चों यहां से डिफाइन करते हैं हम लोग जूल को, दैट इज 1 जूल। यहां से हम डिफाइन करेंगे 1 जूल, क्या डिफाइन करेंगे, 1 जूल, 1 जूल को डिफाइन करते हैं, राइट। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे, हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से लिखा हमने वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, है ना। अब यहां से अपन ने क्या बोला, यहां से बोला कि इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज, देन वर्क डन या फिर एनर्जी या फिर हीट इज इक्वल टू 1 जूल, देन 1 जूल। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या लिखेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं डिफाइन लिख देता हूं इसकी, है ना, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, if the potential difference between the two terminals of the conductor, between the two terminals of the ends of conductor is 1 volt, is 1 volt, and flow of charge and 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, 1 coulomb charge flow, 1 coulomb charge flows through it, then we can say the work done is 1 joule,
then the work done is 1 जूल। इस तरह से हम लोग 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? गॉट इट? इस कंसेप्ट को नोट करो, फिर आते हैं पावर के कंसेप्ट पे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पावर, राइट? चलिए अब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, तो बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या था? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब आपको कितना काम कर सकते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, वो था एनर्जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। वो जो हमने काम करना है, मतलब हमारे अंदर जो ताकत है, उसको किस रेट से कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब एक बंदा है वो 1 घंटे में कोई काम करता है, और दूसरा बंदा है वो उसी सेम काम को आधा घंटे में कर देता है। तो जो जल्दी काम कर लेता है उसकी पावर ज्यादा है, राइट? तो पावर का मतलब हुआ कि किस रेट से आप कोई काम कर रहे हो, किस रेट से कोई आप काम कर रहे हो। इसका मतलब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। The rate at which electrical energy is consumed is called electric power. तो पावर है रेट, किस रेट से काम कर रहे हो, और एनर्जी है कैपेसिटी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखो फॉर्मूला यही, इसके डिफाइन से फॉर्मूला बनेगा। डिफाइन में क्या लिखा है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो रेट का मतलब होता है बच्चों पर सेकंड। इसका मतलब मैंने बोला टी टाइम में ई एनर्जी कंज्यूम किया, टी टाइम में ई एनर्जी कंज्यूम किया, तो 1 सेकंड में वो ई बाई टी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसी को बोलते हैं पावर। रेट का मतलब पर सेकंड, राइट? सो पावर इज इक्वल टू, क्या बन गया यहां से? सो पावर इज इक्वल टू, पावर को हम लोग पी से नोट करते हैं। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, या फिर इसको क्या लिखें? वर्क डन बाई टाइम, एक ही बात है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, या फिर क्या लिखें? एनर्जी बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम या फिर वर्क डन बाई टाइम। अब हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले, तो पावर के भी सिमिलरली 3 फॉर्मूले ही बनेंगे। कौन से डिफाइन करते हैं यहां से। पहला फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू, मैं एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जिसमें था I² R इंटू टी, तो डिवाइड बाई टी यहां पे था, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन गया? पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर। ये पावर का फॉर्मूला आ गया। दूसरा इंफॉर्मेशन, हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला था, एनर्जी इज इक्वल टू V² बाई आर इंटू टी, इसको रखना है मुझे। सो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज V² R इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, सो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया? V² बाई आर। सो पावर इज इक्वल टू V² R बाई आर, राइट? तीसरा फॉर्मूला क्या होगा यहां से? एनर्जी का थर्ड फॉर्मूला था V इंटू आई इंटू टी, सो पावर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? V I इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, सो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया? V इंटू आई। सो पावर इज इक्वल टू कितना आ गया? V इंटू आई। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन देखो जरा, याद चेक करना। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बच्चों I कांस्टेंट कब होता है? जब हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, राइट? तो ये कब होगा? जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो। क्या हो अपने पास? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I कांस्टेंट रहेगा। तो इस वाले केस में अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब उस वाले बल्ब का या उस वाले कंडक्टर का पावर ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। गॉट इट? उस वाले कंडक्टर का पावर ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर रहती बात? अच्छा, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बच्चों V कांस्टेंट कब होगा? जब हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी
पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा वाला, सॉरी पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज आपका सिमिलर है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब हम लोग बोल सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी पावर घटेगी, और यहां पे क्या था, यहां पे ये था कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसके यूनिट की, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट की। पहले यूनिट डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट की, है ना। फॉर्मूला क्या है अपने पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो बच्चों एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, बच्चों हम लोग जूल पर सेकंड को कहते हैं वॉट, क्या कहते हैं इसको, वॉट, जूल पर सेकंड इसको कहते हैं हम लोग वॉट। तो या फिर जूल पर सेकंड लिखें या वॉट लिखें, तो इससे हमें क्या मिला, पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। अच्छा इसके दूसरे यूनिट भी हो सकते हैं, क्या क्या जरा चेक करना। P इज इक्वल टू फॉर्मूला है V इंटू आई, तो अगर यहां से यूनिट की बात करें तो V होता है हमारे पास वोल्ट और I होता है एम्पियर, I होता है एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर को भी हम लोग वॉट कहते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर को भी हम लोग वॉट कहते हैं। तो इसका मतलब यहां से डिफाइन हो गया हमारे पास कि 1 वॉट इज इक्वल टू या तो मैं लिखूं 1 जूल पर सेकंड, या फिर ये इक्वल होगा 1 वोल्ट इंटू एम्पियर के, 1 वोल्ट इंटू एम्पियर के। तो बच्चों 1 वॉट किस किस के बराबर है, जूल पर सेकंड या फिर वोल्ट इंटू एम्पियर। क्लियर है। अच्छा ये जो पावर है हमारे पास, पावर की जो यूनिट है वॉट, जो वॉट यूनिट है ये स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट का मतलब वो हमारे पास जो नॉर्मली कन्वर्जन में आते हैं, या फिर नॉर्मली हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं या हीटर यूज करते हैं वो किलोवाट में होती है, कहाँ होती है, किलोवाट में, मेगावाट में, तो उनका कन्वर्जन भी जरूरी है। तो 1 किलोवाट को 1 किलोवाट, राइट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं KW, 1 किलोवाट। तो अगर मैं लिखूं 1 किलोवाट का कन्वर्जन वॉट में तो कितना होगा, 10 की पावर 3 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट। दूसरा लिखें 1 मेगावाट, 1 मेगावाट जिसको मैं लिखता हूं MW में, तो इसका कन्वर्जन होता है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट। ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन हो गए, राइट। ये तो बच्चों इसकी बात हुई ऐसा यूनिट की। अब जरा बात करते हैं इसकी कॉमर्शियल यूनिट की। किसकी बात करेंगे, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। तो बच्चों इसकी कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है हॉर्स पावर। क्या होती है, हॉर्स पावर, जिसको अपन शॉर्ट में HP लिखते हैं, HP लिखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं तो उनके इंजन हॉर्स पावर में आते हैं, HP में, कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, राइट। अब इसका कन्वर्जन लिख देते हैं कि 1 HP कितने किलोवाट के बराबर होता है। तो 1 HP इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो इसकी ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट, तो हमें कन्वर्जन वॉट में करना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक बार चेक करो, कर लिया। चलो अब बच्चों यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं 1 वॉट को। 1 वॉट की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं ये रफ करूं पहले, चलो देखो यहां से हम लोग 1 वॉट को डिफाइन करते हैं। राइट, 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वॉट। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैं इस फॉर्मूले से 1 वॉट को डिफाइन करता हूं। क्या लिख पाएंगे यहां से, मैंने लिखा if V is equals to 1 volt and I is equals to 1 ampere, then power is equals to 1 watt, then power is equals to 1 watt। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तब उस कंडक्टर की जो पावर कंज्यूमिंग है वो 1 वॉट होगी। मतलब मैं लिख देता हूं कि इफ
if potential difference applied across the ends of conductor is 1 volt and 1 ampere current flows through it, then power consumed in conductor is 1 watt. इस 1 watt. इस तरह से आप 1 watt को डिफाइन भी कर सकते हो. इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, जो कि हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूले से कर चुके हैं, लेकिन उसको स्पेशली लिख देते हैं यहां पे, है ना. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. ऑलरेडी हम लोग ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, लेकिन इसको रिलेशन की फॉर्म में लिख देते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम. तो यहां से अपन क्या लिखें? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. इतना क्लियर है? इतना नोट करो. फिर बात करते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, क्योंकि लास्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. इतना नोट कर लो पहले. चलो कर लिया. अब देखो यहां बात करेंगे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की. किसकी बात करनी है बच्चों? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो बच्चों जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो होती है किलोवाट आवर. क्या होती है बच्चों? किलोवाट आवर. किलोवाट आवर, इसको हम लोग शॉर्ट में KWH कहते हैं. KWH किलोवाट आवर. इसका कन्वर्जन देख लो. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. अच्छा 1 किलोवाट कितना होगा? 10 की पावर 3 वॉट इंटू 1 आवर का कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 सेकेंड. तो बच्चों कितना आ गया ये? 60 इंटू 60 3600 इंटू 10 की पावर 3. यूनिट क्या आ गई? वॉट इंटू सेकेंड. यूनिट क्या आ गई? वॉट इंटू सेकेंड. और वॉट इंटू सेकेंड को अपन बोलते हैं बच्चों जूल. क्या बोलते हैं? जूल. तो कितना आ गया? 3600 इंटू 10 की पावर 3. क्या बन गया ये? जूल. तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बच्चों थोड़ा सा और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 2 3 मैंने पॉइंट को यहां लगा दिया. 3.6 इंटू, अब देखो 1 2 3 बार लगाया तो यहां पर 3 बढ़ जाएंगे, तो ये 3 था 6 हो जाएगा. कितना हो गया? 10 की पावर 6 जूल. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. राइट. अब जो 1 किलोवाट आ रहा है बच्चों, जो 1 किलोवाट आ रहा है बच्चों, इसी को अपन बोलते हैं एक यूनिट. नॉर्मली जो घर में इलेक्ट्रिसिटी में मीटर में जो रीडिंग चलती है ना, वो यूनिट में मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट. और इसी 1 यूनिट को अपन बोलते हैं 1 BOT. BOT का फुल फॉर्म है बच्चों बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. राइट. तो 1 किलोवाट को हम लोग नॉर्मली 1 यूनिट कहते हैं, और 1 यूनिट क्या होता है? 1 BOT के बराबर, जिसको अपन क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. इतना क्लियर है? आज का लेक्चर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, है ना. चलिए.